अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की। इसकी मजीद तफसीलात भी सामने आ गई है। इजलास में चेक पोस्टों से मुतालिक मोहसिन दावड़ ने शिकवा किया, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि कबायली इजला में चेक पोस्टें अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। हमने आपको बुलाकर मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। हमने हजारों मिसिंग पर्सन्स को रिकवर किया। आपका क्या ख्याल है, हम मुसलमान होके बेगुनाहों को पकड़ेंगे? हम भी इंसान हैं, लोगों का दुख दर्द महसूस करते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि वहां हमारे लोगों के सरों को फुटबॉल बनाकर खेला गया। हाल ही में हमारे 5 जवान शहीद हुए। ये भी बता दिया कि हम किसी अफगान धड़े के नहीं, अफगानिस्तान में अमन के हामी हैं। और इसी कौमी सलामती इजलास में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अहम फैसले किए। वज़ीर आज़म के बाद आर्मी चीफ ने भी वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे हरगिज़ नहीं देगा और ना तो पाकिस्तान की सरजमीन किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी और ना किसी और की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए। इसी सारे के सारे मामले पर उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर हवाई अड्डे नहीं मांगे, ना ही पाकिस्तान किसी को अड्डे दे रहा है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग। सियासी और अस्करी क़यादत ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान जंग का फरीक नहीं, अमन के लिए सालिस बनने को तैयार है। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि अमेरिका को अड्डे ना देने का फैसला नया नहीं, यह फैसला 2012 में किया गया था। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की अहम तफसीलात सामने आ गईं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और खित्ते की सूरत हाल पर खुलकर बात हुई। अपोजिशन रहनुमाओं ने सवाल किया कि पाकिस्तान के अड्डे अपने मकासद के लिए कौन मांग रहा है, जिस पर अस्करी क़यादत ने कहा किसी ने अभी तक पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर हवाई अड्डे नहीं मांगे। मीटिंग के दौरान अमेरिका को अड्डे ना देने की बात की गई तो चंद अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि जिस चीज का क्रेडिट आज लिया जा रहा है, इसका फैसला 2012 में हो चुका है। सारी क़यादत ने मिलकर यह तय किया था कि अफगानिस्तान का मसला अफगान रहनुमाओं और अवाम ने ही हल करना है और इसकी सरबराही और जिम्मेदारी भी इन्होंने ही लेनी है। सारी क़यादत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान में फ्रीक नहीं बनेंगे और सबको मुज़ाकरात की मेज पर लाने में किरदार अदा किया जाएगा। अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग में यह बताया गया कि आने वाले दिनों में अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है, जो एक बड़ा मसला होगा, जिस पर सियासी कायदीन ने कहा कि मुतासरीन को इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी दुनिया को ये बावर करवाना होगा कि ये मसला सबका है। कौमी सलामती कमेटी को 3 मामलात पर ब्रीफिंग और मुशावरत करना थी, जिनमें से 2 मामलात पर दोबारा मीटिंग्स होंगी। इन अमूर में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और अंदरूनी सिक्योरिटी शामिल हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें कराची क्लिफ्टन के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से और बख्तावर शौहर के साथ दुबई से कराची पहुंच गई। साबिक सदर बीमारी के बाइस कराची के अस्पताल में दाखिल। यक बयक क्या हुआ? हशाश बशाश जरदारी बीमार कैसे पड़ गए? इस्लामाबाद के सेशन में वहाँ से जैसे वापस आए तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, इसीलिए उन्हें कल हॉस्पिटल ले जाए। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो एडमिट हो और वहाँ पे उनको आराम करने का मशवरा दिया है। कौन सा सेशन था? वापस आते ही बीमार क्यों पड़ गए? पिछले कुछ दिनों का जिक्र किया जाए तो आसिफ जरदारी लाहौर और इस्लामाबाद में काफी सरगर्म नजर आ रहे थे। कभी परवेज इलाही से मुलाकात की, कभी बजट इजलास में नजर आए। मीडिया से गुफ्तगू भी की। अफगानिस्तान की सूरत हाल डेंजरस है, उसका ब्लो बैक पाकिस्तान पे आ सकता है, तो उस पे हमें आंख भी रखनी है, सोचना भी है। अचानक बीमारी की इत्तला मिलते ही बेटी बख्तावर दुबई से और बेटा बिलावल इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए हैं। तबीयत खराब है, इलाज तो कराना होगा। मौलिज भी पुराने और जाने पहचाने।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बीमार पड़े तो डॉक्टर आसिम इलाज के लिए पहुंचे। इसी सारे के सारे सिलसिले में बात करेंगे समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। अहमद रहमान खान, अस्पताल कौन सा है, क्या टेस्ट किए गए हैं, कैसी तबीयत है अब उनकी? जी देखें, 4th फ्लोर पर ज़ियाउद्दीन अस्पताल में वाक़ 4th फ्लोर पर वीआईपी डिलक्स रूम है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलाज जो है वो जारी है। ज़राए ने हमें ये बताया है कि मुख्तलिफ़ तरह के खून के टेस्ट भी जो है वो उनके किए गए हैं, जिसमें शुगर का है, CBC ब्लड टेस्ट है, ये भी जो है वो उनके किए गए हैं। कमर में शदीद दर्द की शिकायत के साथ वो यहाँ पर आए थे। ऑर्थोपेडिक सर्जन की जानिब से उनका मुआयना भी किया गया, जिसके बाद वो इस वक्त 4th फ्लोर पर जो वाक़ उनका रूम है, वीआईपी डिलक्स रूम, वहाँ पर वो आराम कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी जो है वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल के अतराफ जो है वो बढ़ा दी गई है। दोनों गेट्स पर हम देख रहे हैं कि पुलिस मोबाइल जो है वो तैनात कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। डिलक्स रूम है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और फौरी तौर पर उनको चेक भी किया जा रहा है। हमारा पैसा हमें दें, जानिए थोड़ी देर में। नैब की वजाहत के बावजूद वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने चेयरमैन से ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। बोले जावेद इकबाल वीडियो की वजह से सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो ओहदा छोड़ दें वरना ये वीडियो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। ये चेयरमैन नैब ब्लैकमेल हो रहा है इस हुकूमत के हाथों। कि वो जो एक वीडियो आई थी जिसको बाद में रुकवा दिया गया, हमें नहीं पता उस खातून का क्या हुआ। चेयरमैन नैब जो सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहा है। चेयरमैन नैब अगर इतना ही उस वीडियो के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं ना, तो अपने ओहदे को छोड़ें। ये वीडियो उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और इस वीडियो की वजह से ये हुकूमत जो उनसे काम करवा रही है, तो जो उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की उसकी बिना पर एक वीडियो ने नैब की इज्जत को तहस नहस करके रख दिया है। कि मैं हलीम आदिशे की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा हूँ, पेट में मरो और चेयरमैन नैब को पड़ा रही। आप कह दें कि इस नालायक हुकूमत की बी टीम है, आप मान लें इस बात को कि नैब न्याजी गठजोड़ है। प्रेस रिलीज हैं, ये जबानबंदी नहीं कर सकती हैं। आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मेरे से पंगा ना लें आप। कि मुझे बुलाएं तो सही ना, 31 सेब है, मैं इनको उनके मुंह पे बैठ के इनके सारे जो करतूत हैं वो बेनकाब करूंगा। और ऊपर से कहते हैं कि हम बात भी ना करें। ये कोई खुदा है? ये कोई ऐसा कानून है? ये कोई ऐसे लोग हैं जिन पे बात नहीं हो सकती है? और सईद गनी भी नैब के रडार पर आ गए। नैब कराची में तहकीकात जारी हैं। नैब ने वज़ीर तालीम के इल्ज़ामात पर कानूनी नोटिस भेजने का भी फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं समा इस्लामाबाद के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। जी देखें, सईद गनी जो गुज़श्ता रोज से नैब पर तनकीद कर रहे थे, अब ये बात सामने आई है कि उनके खिलाफ भी नैब की तहकीकात जारी हैं। वो खुद नैब के रडार पर हैं और नैब कराची में उनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात जारी हैं। इसकी तस्दीक की गई है नैब की जानिब से, जो आज दूसरा एलामिया जारी किया गया है मुसलसल 2 दिन में सईद गनी के बयानात के खिलाफ। और उसमें ये कहा गया है कि जो उनके जो नैब मुखालिफ बयानात हैं, ये खसूसन जो हलीम आदिल शेख का केस ट्रांसफर करवाए जाने के उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। और साथ ही नैब ने यह फैसला किया है कि सईद गनी को एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा। उनका ये कहना है नैब तर्जुमान का कि सईद गनी अवाम को गुमराह कर रहे हैं, नैब से मुतालिक मुसलसल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके। इस पर उनको नोटिस भेजने का फैसला किया गया। और साथ ये वजाहत की गई है कि गुज़श्ता रोज भी ये कहा गया था कि सईद गनी खुद नैब ऑर्डिनेंस का मुकम्मल जायजा लें, उसकी मंजूरी पार्लियामेंट ने दे रखी है। ये आज वाजे कर दिया गया नैब जनिब से एलामिया में कि उनके खिलाफ तहकीकात भी शुरू हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सुहेल। इल्ज़ामात, तहकीकात साथ साथ, इसीलिए तो सिर्फ बात नहीं हो रही, ट्वीट भी हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने नैब पर एक और तंज कर दिया। ट्विटर पर लिखा कि आज नैब ने ये इंकशाफ भी कर दिया कि उनके खिलाफ कराची में तहकीकात जारी है। तौहीन नैब का मुर्तकिब हूँ, शान चेयरमैन में गुस्ताखी की है, PTI की करप्शन पर भी बात की है। इस सब के बाद कुछ तो सबक सिखाया जाएगा। अदालत के अंदर का बयान कुछ, बाहर आकर दरखास्त कुछ। पीपल्स पार्टी ने बहरिया टाउन के मामले पर 360 यू टर्न ले लिया। अदालत में कहा गया बहरिया टाउन से सिंध को कोई नुकसान नहीं हुआ, जमीन हाउसिंग सोसाइटी का हक है। अब बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध तक सभी बहरिया टाउन को होने वाले जुर्माने से हिस्सा मांग रहे हैं।
ऐसी तलब कैसा जवाब, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल, समा ने फिर सवाल उठाया। वजीर आला सिंध ने वही पुराना जवाब दोहराया, कहा शारा फैसल बनाई है। कराची तबाह हो गया, सवाल तो बनता है। कराची को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है वो 13 साल की हुकूमत है आपकी, उसको बेहतर करने के लिए कोई ग्राउंड पे मंसूबे नजर नहीं आते। समा के सवाल पर मुराद अली शाह ने एतराज कर दिया, एक बार फिर शाराए फैसल का जता दिया। शारा फैसल को हमने उसको शारा फैसल की वाइडनिंग, ये भी पिछले 3-4 साल में 3 लेन से 4 लेन होना। शारा फैसल वो रोड बनाया, हमने उसको कंप्लीट रिपेयर किया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सिंध पर 13 साल से हुक्मरान पीपल्स पार्टी से जब भी कारकर्दगी का सवाल हो तो अक्सर जवाब यही आता है, शारा फैसल बनाया। कराची में पीने का पानी आता नहीं, कराची से बारिश का पानी जाता नहीं, मगर सिंध हुकूमत ने शाराए फैसल जो बना दी। शारा फैसल को चौड़ा किया था, 3 लेन से 4 लेन किया, हुकूमत ने उसको वो रोड बनाया। शहर की अक्सर सड़कें टूट चुकी, गलियां कचरे से भर चुकी, मगर मुराद अली शाह ने शाराए फैसल बना दी है। शारा फैसल वो रोड बनाया। हम काम नहीं करते भाई, बिल्कुल काम नहीं करते। सिंध हुकूमत का बजट शाराए फैसल से शुरू होता है, शाराए फैसल पर खत्म हो जाता है। आपने बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ नजर नहीं आ रहा, उसमें मुझे थोड़ा सा आपसे इतराज है। गिनाना नहीं चाहता, मैं तो समझता हूँ आपको देखनी चाहिए ये शारा फैसल, शारा फैसल, शारा फैसल। क्या सिंध हुकूमत शाराए फैसल से कभी तरक्की की शाहराह पर आएगी? इसकी उम्मीद अब भी कम ही नजर आती है। सूबाई हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट से भी कहते हैं और इवन फेडरल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं। वोट दो, करोड़ लो। उधर हलीम आदिल शेख ने सिंध सरकार पर करप्शन के मजीद इल्जामात लगा दिए। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आबादगारों के लिए रखी गई 2 अरब की सब्सिडी ओमनी ग्रुप को दे दी गई। हलीम आदिल ने वज़ीर आला के खिलाफ जल्द रेफरेंस आने का भी इशारा दे दिया। 2 अरब की सब्सिडी गन्ने के आबादगारों के लिए दी गई ओमनी को। ट्रैक्टर की सब्सिडी 15,000 ट्रैक्टर हारियों को देने, 2 लाख के छोटे में सब्सिडी देनी है, 3 लाख की बड़े में सब्सिडी देनी है। ट्रैक्टर बेच दिए जाते हैं पंजाब में, राशन के नाम पे शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए जाते हैं। हारी से बुलाया लोगों को कि जी राशन बांट रहे हैं, शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए, उस पर ट्रैक्टर इशू किया, पंजाब में बिकवा दिए। उसका रेफरेंस बन रहा है चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ, सब्सिडी का रेफरेंस बन रहा है चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ। ठट्ठा शुगर मिल 23 करोड़ कीमत रखी जाती है, 24 करोड़ की ऑफर आती है, 11 करोड़ में दे दी जाती है। रोशन सिंध प्रोग्राम के नाम पे सिंध को अंधेरा दे दिया गया। 300 रोजाना ज्यादा रेट के ऊपर सोलर लिए गए, उसके भी रेफरेंस बन रहे हैं। 8,900 अरब रुपए सिंध में आया पिछले 13 साल। 1427 अरब रुपए करप्शन हो गई। ऑडिटर जनरल कहता है डेवलपमेंट में खर्च हुआ सिर्फ कितना, 1650 अरब। उस 1650 में से 40% करप्शन हो गई। 2000 अरब की करप्शन सिंध में हुई है। 13 साल से इरिगेशन डिपार्टमेंट ठेके पे एक शख्स को दे दिया, दूध वाला सुनार बन गया। 1400 अरब के बजट पर अपोजिशन लीडर अपनी राय न दे सके, हार में गया बजट ऐसा। जब तक जिंदा हूं, जब तक सांस में सांस है, हक की बात करता रहूंगा, सच की बात करता रहूंगा। आज़ाद कश्मीर को बदलने के दावेदार पहले लाड़काना और कराची की हालत तो तब्दील कर लें। वफाकी वज़रा ने पीपल्स पार्टी पर तंज कर दिया, 1 वोट की लीड पर 1 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन मुहिम में अनोखी ऑफर कर दी। हमारी हुकूमत जब बनेगी तो हम आपको 500 अरब का इंशाल्लाह पैकेज देंगे। 1 वोट की लीड पे 1 करोड़ रुपए ज्यादा फंड दूंगा आप लोगों को। लीड के साथ आपको फंड मिलेगा। इनके लीडर भी चोर हैं, ये भी चोर हैं, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो नवाज शरीफ है। आपके अपने वोट से मकबूजा कश्मीर को आजादी मिलेगी। आपसे वोट मांगते हैं। अपने घर की शादी में मोदी को किसने बुलाया था? नवाज शरीफ। तो शादियों में बुला के मोदी को की तरह के ढला के मारता है। डाकू लुटेरों कई आजाद कश्मीर में कोई जगह नहीं है। सज्जन जंदाल को बगैर वीजा के आप मरी बुलाते हो। हमारे कश्मीर में हम देख रहे थे कि इज्तिमाई कब्रें बरामद हो रही है। उनके हवाले से बात करने से
शर्म आती थी आपको, आज भी आपको शर्म नहीं आती, लेकिन हम आपको बेशर्म कहते हैं। दूसरा भी आया हुआ है यहाँ पे भी पर्ची लहरा के कहता है कि हमने आजाद कश्मीर को बदलना है। खुदा का खौफ करे, लड़काना को पहले बदले, कराची को कचरे का ढेर बना दिया उसको बदले, ताकि आजाद कश्मीर को लड़काना ना बनाए। नून लीग के लिए महाज संभाला फरूख हबीब ने। उन्होंने कहा अदालत नवाज शरीफ की सजाएं बहाल कर चुकी, इश्तिहारी करार दे चुकी, वो पाकिस्तान वापस आ जाए। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने ऐसा मुतालिबा किया। कहा अब तो नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अदनान भी आ चुके, नवाज शरीफ कब आएंगे? लंदन में बैठ के तो आप अल्ताफ सेंटू ही बन सकते हैं। अब तो उनकी अपीलें भी मुस्तरद हो गई, वो जमानत भी खत्म हो चुकी हुई है, वही अदालत इनको इश्तिहारी भी करार दे चुकी है। उनके पास किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है मुल्क से बाहर रहने की। मरियम ने तो ये कहा था जान की प्रोटेक्शन दे दी जाए, अगली फ्लाइट में वापस बुला लूंगी। वो प्रोटेक्शन क्या है? आल बचाओ, खाल बचाओ, माल बचाओ। तो वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ को NRO दे दें कि वो जेल नहीं जाएंगे। यही लोग जो हैं वो इस उम्रों में जब इक़्तिदार में आते हैं तो मैराडोना फुटबॉलर की तरह जो है भागते नजर आते हैं। अब तो डॉक्टर अदनान भी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, तो नवाज शरीफ को भी वो वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए अपने मौलिद के पीछे। ये वापस आए, अदरवाइज जो है सर्टिफाइड जो है वो भगोड़े होंगे, सर्टिफाइड जो है वो इश्तिहारी होंगे। मुल्क में जारी तवानाई का बहरान कब खत्म होगा, इस सवाल का जवाब हर पाकिस्तानी चाहता है। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं LNG टर्मिनल से गैस की 70% सप्लाई कल तक बहाल हो जाएगी, पीर तक सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। मजीद बता रहे हैं वहाब कामरान। कराची में निजी कंपनी के LNG टर्मिनल की मुरम्मत जारी। टर्मिनल से गैस की 40% सप्लाई 4 रोज बाद बहाल हो गई। 900 मेगावाट के 2 LNG पावर प्लांट से बिजली की पैदावार शुरू। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि LNG टर्मिनल की मुरम्मत लाजमी थी। 2 रोज बाद सब ठीक होने की नवीद भी सुना दी। पीर तक जब ये मुकम्मल हमारी रेस्टोरेशन हो गई होगी 100%, तो पावर सेक्टर और गैस सेक्टर दोनों के अंदर जो है ये एक बेहतरी आ जाएगी। वजीर तवानाई ने बताया कि सुई सदरन के गैस फील्ड्स की मुरम्मत के बाद वहां से भी सप्लाई बहाल हो चुकी। गर्दशी कर्ज के हवाले से अच्छी खबर भी सुना दी। सर्कुलर डेट के ऊपर भी ये खुशखबरी है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी तो सर्कुलर डेट में इजाफा 450 अरब रुपए सालाना के हिसाब से हो रहा था। इस साल वो इजाफा सिर्फ 177 अरब हुआ है। जब इजाफी बिजली बनाने की सलाहियत मौजूद है तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सवालात उठा दिए। कहते हैं मुल्क में महंगी बिजली की पैदावार नाअहली नहीं, करप्शन है। पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत है, 42 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है और ये मुल्क की बदकिस्मती है कि आज पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है। और मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि आज झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। कि मुल्क में जनाब नवाज शरीफ ने बड़ी बिजली बहुत ज़्यादा लगा दी है, समझ नहीं आ रही बिजली से करेंगे। वो 3 साल यही बार बार कहते रहे कि बिजली बड़ी महंगी लग गई है। आज क्यों गैस के प्लांट बंद है? आज क्यों मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है? आपकी नाअहली है और बात नाअहली से बात करप्शन पे जाती है। पैसा बनता है जब इस मुल्क में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता है। कतर का मायदा बड़ा महंगा था, मैं आज भी आपके सामने मौजूद हूँ। मायदा महंगा था तो पर्चा दर्ज कराएं। इतनी बिजली लगा दी गई थी, इतनी बिजली अभी लग रही है कि 2030 तक पाकिस्तान को कोई नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। एक फर्नेस ऑयल के जहाज पर 1 अरब रुपया कमीशन दी जाती। बार में टेंडर दिया गया हुकूमत की तरफ से कि हम LNG टर्मिनल की कैपेसिटी बेचना चाहते हैं। आज कह रहे मुल्क में LNG नहीं। ये सर्कस का खेल कम से कम मेरी समझ में नहीं आता। गैस में भी चल सकता है, फर्नेस ऑयल में भी चल सकता है। कोई मसला ट्रांसमिशन का नहीं है। बिजली हमेशा सबसे सस्ता प्लांट पहले चलता है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। वज़रा झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर करने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा मसूद रहमान का माफीनामा मुस्तरद कर दिया। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मसूदुर रहमान तौहीन अदालत आज खुद नोटिस पर समाअत हुई तो मुल्जिम अपनी गुर्बत और बेबसी का रोना रोने लगा। पाँव पकड़कर माफी मांगने पर भी तैयार हो गया। बोला 2 बीवियां और 7 बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला हूँ, माफ कर दिया जाए। अदालत ने माफी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने सवाल उठाया, जो गुफ्तगू आपने की वो किसको मुतासिर करने के लिए थी? FIA खोज लगाए तकरीर किसके कहने पर की गई? सोचे समझे मंसूबे के बगैर ऐसी तकरीर मुमकिन नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आप कह रहे थे कि अदालत बुलाए तो औकात याद दिलाऊंगा। अदालत ने बुला लिया है, अब हमें औकात दिखाएं। आपने किस बुनियाद पर चीफ जस्टिस को सेक्टर इंचार्ज कहा? ये सब कुछ बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोचना था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, ऐसे तो हर कोई तौहीन आमेज तकरीर करके माफी मांग लेगा। अदालत आईन और कानून के मुताबिक ही चलेगी। अदालत ने करार दिया, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज समेत तमाम केसेस के फैसलों का जायजा लेंगे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। 27 में से 26 नुकात पर अमल करने के बावजूद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया? शेख रशीद ने सवाल उठा दिया। पाकिस्तान के अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो सूरत हाल बन रही है, इंटरनेशनल ताकतें, हमने FATF में 26 पॉइंट मान लिए, 27 में 1 पॉइंट पर हमें ग्रे में रखा गया। क्यों? इमरान खान ने मुझे पाकिस्तान की सबसे अहम वजारत दाखिला दी है, जिसके नीचे सारे मुल्क के बॉर्डर हैं। किसी कीमत पर अमेरिका को जारहियत के लिए अड्डे नहीं देंगे। मैं मरूंगा तो आपको पता लगेगा कि कश्मीर के लिए मेरी क्या कुर्बानियां हैं। अल्लाह के बाद जिस पर मुझे एतमाद है वो इमरान खान है। मैं कोई मालशिया वजीर नहीं हूं कि मैं वजारतों का भूखा हूं। ये अपोजिशन क्या है? तैरने वाला है, इसके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। ये तो इमरान खान की इतनी किस्मत अच्छी है कि उसको ऐसा तरन वाला मिला है। ये इमरान खान का अगले इलेक्शन में भी मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान का साथ दो, मुझसे अहद करें, सारे आजाद कश्मीर में बल्ले को वोट देंगे। मेरे साथ झूठा वादा न करना, मैं पीर फकीर वाला आदमी हूं, वरना लाल वहेली के मोकल पकड़ लेंगे आप। सुपर पावर अमेरिका की सबसे बड़ी जंग का सबसे बड़ा फौजी अड्डा वीरान हो गया। काबुल का बगराम एयरबेस खाली कर दिया गया। बड़ी खामोशी से वापसी हो गई। अमेरिका की तवील जंग के खात्मे के करीब अमेरिका ने 20 साल बाद बगराम एयरबेस अफगान फौज के हवाले की। अमेरिकी फौज काबुल का बगराम एयरबेस छोड़ गई। CNN ने तबसरा किया, इसे तालिबान की अलामती फतह करार दिया। इस्लामाबाद के करीब एक गुमनाम आबशार ऐसी जहां इक्का दुक्का लोग ही जाते हैं। अब ये मकाम क्या है, आबिद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। गुमनाम आबशार, कठिन रास्ते ने इसे स्याहों की नजर से ओझल रखा हुआ है। तपती धूप से बचने के लिए हर कोई ठंडे पानी और खूबसूरत नजारों की तलाश में है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसी आबशार की सैर करवाई जाए जो साल के 12 माह चलती रहती है। सरसब्ज पहाड़ों में छुपा फितरत का ये खजाना चीड़ वाला सन या पाइन वाटरफॉल कहलाता है। इसका पुराना नाम है वो है चीड़ वाला सान। तो चीड़ वाला सान क्यों है
क्योंकि इसके ऊपर एक चीड़ का दरख्त है और सांड जो है इस तालाब को कहते हैं और चीड़ वाले सांड की वजह से ये इसको चीड़ वाला सांड कहते हैं। और नया नाम जो है इसका वो पाइन वाटरफॉल है या बिस्सा वाटरफॉल 2 है। इस्लामाबाद से आप लेहतरार रोड के जरिए कोटली सतिया पहुँचेंगे। इससे आगे कच्चा और पथरीला रास्ता ले जाता है बिस्सा गांव तक, जहां से पहाड़ की तह में उतरकर आप पहुंचेंगे गहरी आबशार तक। इसकी गहराई तकरीबन 30 से 35 फीट तक है और इसका जो वाटरफॉल है वो भी 30 से 35 फीट तक का वाटरफॉल है। सरसब्जो शादाब गांव में अब मकीन कम हो गए। वादी में जाएं तो खाने पीने का एहतमाम करके जाएं। तकरीबन आधे रह गए इधर, जिनको सहूलत नहीं थी, तो रोड की सहूलत नहीं थी, स्कूल की नहीं थी और वगैरह अस्पताल की नहीं है। इस वजह से लोग ज़्यादातर शिफ्ट हो गए उधर पिंडी आगे पीछे। बिस्सा गांव में 3 आबशारें हैं, सिवाय पाइन आबशार के बाकी सिर्फ बरसात में चलती हैं। कठिन रास्ते और शहर से दूर होने के बायस ये आबशार लोगों की नजर से ओझल है, लेकिन जो यहाँ पहुँच जाए वो फितरत के हुस्न में खोकर रह जाता है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आबिद अली, समा, कोटली सतिया।